नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया और मैं हूं प्रदीप कुमार। पॉलिटिकल आइडिया के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं केरल की। केरल में आपको पता है कि राहुल गांधी जब 2019 के लोकसभा चुनाव में अमेठी के साथ साथ केरल के वायनाड लोकसभा सीट से भी वो चुनाव लड़े थे, तभी ये पता चला था कि राहुल गांधी अब एक तरीके से आप कह सकते हैं कि दादी के नक्शे कदम पे कुछ कुछ रणनीति कांग्रेस पार्टी की बननी शुरू हुई है। मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि 1977 के लोकसभा चुनाव में भी जब आपातकाल के बाद कांग्रेस की भारी पराजय हुई थी उत्तर भारत में, पूर्वी भारत में, पश्चिम भारत में, तब भी दक्षिण भारत कांग्रेस के साथ था। ठीक है, और आपको पता होगा कि जैसे राहुल गांधी वायनाड से लड़े, वैसे ही इंदिरा गांधी कभी चिकमंगलुरु लोकसभा सीट से सांसद हुआ करती थी। आपको पता है सोनिया गांधी वेल्लारी, कर्नाटक के वेल्लारी से लोकसभा चुनाव जीती। वैसे ही राहुल गांधी अमेठी में तो हार हो गई थी, लेकिन वायनाड से जीतने में कामयाब हुए। फिर 2024 के लोकसभा चुनाव में जब राहुल गांधी ने रायबरेली को चुना, चूंकि सोनिया गांधी राज्यसभा में चली गई और लोकसभा चुनाव लड़ने से मना कर दिया, तो सोनिया गांधी की सीट रायबरेली से राहुल गांधी चुनाव लड़े, चुनाव जीते। वायनाड से भी लड़े, वायनाड से भी जीते, लेकिन वायनाड को राहुल गांधी ने खाली कर दिया और अब वायनाड से राहुल गांधी के बदले राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी वाड्रा वहां से सांसद है। उसी केरल में, जिस केरल से में लगातार राहुल गांधी इसका प्रयास कर रहे हैं कि वहां पर किसी तरीके से कांग्रेस को पुनर्जीवन दिया जा सके, क्योंकि केरल में पी विजयन जो मुख्यमंत्री हैं वो लगातार 10 साल पूरा करने जा रहे हैं, जो कि निकट इधर 30-40 वर्षों के अंदर पहला अनुभव है। क्योंकि होता यह था केरल में कि हर 5 साल के बाद सरकारें बदल जाया करती थी, एक बार एलडीएफ, दूसरी बार यूडीएफ, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ 40-50 वर्षों के अंदर जब केरल में लगातार यूडीएफ की दूसरी बार सरकार बनी। एक दूसरा सामान्य ज्ञान के विद्यार्थी के लिए मैं ये भी बताऊं कि केरल एक ऐसा पहला हिंदुस्तान का राज्य था या है जहां पर की पूरी दुनिया में कम्युनिस्ट पार्टी के लोग चुनाव जीतकर सरकार बनाया है। मतलब केरल के अलावे, भारत के अलावे कहीं भी कम्युनिस्टों ने चुनाव जीतकर सरकार नहीं बनाई है, बल्कि सत्ता पर कब्जा रहा है उनके पोलित ब्यूरो का। वहां चुनाव नहीं हुआ करता किसी भी वामपंथी कम्युनिस्ट पार्टी के शासन वाले राज्य में, देशों में। लेकिन केरल वो पहली जगह थी जहां पर कम्युनिस्टों ने चुनाव जीतकर इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स के द्वारा सरकार का गठन किया था। नंबर 1। नंबर 2, एक और सामान्य ज्ञान की बात है केरल की राजनीति से जुड़ी हुई। केरल की ईएमएस नंबूदरीपाद की सरकार वो पहली सरकार थी जिस सरकार को पंडित जवाहरलाल नेहरू की कांग्रेस पार्टी की सरकार ने धारा 356 का उपयोग करते हुए राष्ट्रपति शासन लगाया था और ईएमएस नंबूदरीपाद की सरकार को बर्खास्त किया था। तो ये 2-3 ऐसे फैक्ट्स हैं केरल की राजनीति के जो मुझे लगा कि आज के दिन आपके साथ शेयर करना चाहिए। और आज जिस मुद्दे पर हम डिबेट के लिए यहाँ उपस्थित है और हमारे साथ वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक श्री निशित कुमार राणा जी भी है। निशित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। निशित जी, आज का हमारा मुद्दा है कि केरल में एक सर्वे करवाया गया वोट वाइड के द्वारा, और वोट वाइड के सर्वे में जो आंकड़े हैं ये आंकड़े काफी चौंकाने वाले हैं। चौंकाने वाले कोई खास नहीं है, लेकिन एक फैक्टर है जिस फैक्टर पर हम लोग थोड़ा बहस कर जानकारी और अपना बढ़ाएंगे एक दूसरे का, और दर्शकों से भी आग्रह होगा कि वो भी अपना विचार कमेंट के माध्यम से कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं कि वहां जो सर्वे हुआ है उसमें कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती हुई दिख रही है। इस बार 10 वर्ष के बाद पी विजयन की सरकार जा रही है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। चूंकि वहां जो अंतर है एलडीएफ और यूडीएफ की, जानकारी के लिए बताऊं कि एलडीएफ का नेतृत्व जो
जो लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट है उसका नेतृत्व तो सीपीएम करती है, और जो यूडीएफ है, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, उसका नेतृत्व कांग्रेस पार्टी करती है। तो यूडीएफ और एलडीएफ में लगभग 10% का डिफरेंस है। तो ये 10% का डिफरेंस इतना बड़ा होता है केरल की राजनीति में, जिसमें सीटों का आंकड़ा के अनुसार अगर देखा जाए तो यह संभव है ऐसा कि लगभग 80% तक सीट कांग्रेस पार्टी वहां जीत सकती है। इस बात में कहीं कोई शक नहीं है। ठीक है, तो वहां जो आंकड़े हैं कि वहां के लोगों ने अगले सरकार के लिए जो अपनी चॉइस बताई है, उसमें यूडीएफ को, कांग्रेस लेड यूडीएफ को 38.9 मतलब 38.9% लोगों ने कहा है कि वहां पर कांग्रेस की सरकार बननी चाहिए, कांग्रेस के नेतृत्व में यूडीएफ की सरकार बननी चाहिए। वहीं पर लगभग 28%, 27.8% लोगों ने कहा कि एलडीएफ को कंटिन्यू करना चाहिए, मतलब कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार वहां कंटिन्यू करना चाहिए, फिर जीतना चाहिए। लेकिन एक और आंकड़ा है जो चौंकाएगा। पहली बार केरल की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो एनडीए है, उस एनडीए को भी 23% लोगों का समर्थन मिलता हुआ दिख रहा है। एक सबसे बड़ा आंकड़ा है, लेकिन इसमें एक चीज स्पष्ट है कि 10% का मार्जिन ऐसा है जिसमें कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती हुई दिख रही है। लेकिन मुख्यमंत्री पद के लिए जब पूछा गया कि आपके सबसे पसंदीदा उम्मीदवार कौन है, तो उसमें सबसे ज्यादा वोट मिल रहा है केरल में शशि थरूर को। और आपको पता है शशि थरूर का संबंध अभी राहुल गांधी से बहुत ही खराब चल रहा है। ऐसा कहा जाता है कि शशि थरूर नरेंद्र मोदी के बहुत ही नजदीक हो चुके हैं। जिस प्रकार से पहलगाम के बाद, ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस प्रकार की बयान शशि थरूर के द्वारा दिया गया, जिस प्रकार की डिप्लोमेसी, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में नरेंद्र मोदी ने शशि थरूर का इस्तेमाल किया, इससे कहीं ना कहीं राहुल गांधी शशि थरूर से नाराज है। तो क्या राहुल गांधी की नाराजगी शशि थरूर को मुख्यमंत्री बनने देगी? पहला सवाल है निश्चित जी आपसे कि जनता की पसंद शशि थरूर, लेकिन क्या राहुल गांधी की भी पसंद बनेंगे शशि थरूर? जी प्रदीप जी, पहली बात तो आपने जो सर्वे रिपोर्ट का आंकड़ा पेश किया है, उस आंकड़े से ये स्पष्ट है कि इस बार सरकार में परिवर्तन होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। जो कांग्रेस नेतृत्व की एलडीएफ है, तो वो बहुमत की ओर जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और सरकार में जो इनकम्बिनेंसी फैक्टर होता है, पिछले कुछ वर्षों के जो शासनकाल में जनता पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है शासन के प्रति, और इसलिए सर्वे रिपोर्ट मुझे लगता है कि सही दिशा में है और कांग्रेस नेतृत्व में सरकार वहां बन सकती है। दूसरी बात जो आपने कहा कि शशि थरूर की लोकप्रियता बढ़ी है और शशि थरूर को वहां की जनता, केरल की जनता मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहती है। अब ये बात आती है कि कांग्रेस इसे स्वीकार करेगी कि नहीं, लेकिन पिछले कुछ वर्षों के जो घटनाक्रम बताते हैं तो हमको लगता है कि शशि थरूर कांग्रेस के गले की हड्डी बन चुके हैं। और कांग्रेस का ये इतिहास रहा है, सब लोग जानते हैं कि आला कमान के विरुद्ध अगर कोई आला कमान के इतर चलना चाहे या उसके विरुद्ध कोई बयान दे या उसके सोच के अतिरिक्त अपने विचार को थोपने की कोशिश करे, तो कांग्रेस आला कमान इसे कभी बर्दाश्त नहीं करती। और शशि थरूर का जो कार्यकलाप रहा है, उनका जो विचार रहा है, या वो अपने बयान के लिए हमेशा चर्चा में रहे हैं, तो हमको लगता है कि कांग्रेस शशि थरूर को मुख्यमंत्री के रूप में शायद स्वीकार ना करे। तो इसका मतलब है कि अगर शशि थरूर अगर कांग्रेस से चुनाव से पहले, विधानसभा के चुनाव से पहले मान लीजिए किसी कारण से अलग हो गए अगर, तो फिर परिणाम पर क्या असर पड़ेगा? सवाल ये है। इसलिए मैं पूछ रहा हूं ये सवाल, चूंकि
आप देखिए कि एनडीए को भी वहां लगभग 23% मत मिलता हुआ दिख रहा है। ठीक है, और एनडीए के तरफ से भारतीय जनता पार्टी के वहां कुछ नेताओं का नाम मैं बता रहा हूं जिनका की नाम मुख्यमंत्री पद के लिए चल रहा है। उसमें के मुरलीधरन है। ठीक है, उनका के मुरलीधरन भी भारतीय जनता पार्टी के नेता है, उनको भी 6% मत मिल रहा है। शशि थरूर अगर बीजेपी में आ गए तब तो ये आंकड़ा पलट भी सकता है क्या? देखिए प्रदीप जी, हमको जहां तक लगता है कि शशि थरूर जी पार्टी से बाहर नहीं जाएंगे। शशि थरूर एक सधे हुए राजनीतिज्ञ हैं। उनका महिमा मंडन तो मैं नहीं करूंगा, लेकिन उनका एक अलग व्यक्तित्व रहा है। वो विद्वान आदमी है और लेखक हैं, पत्रकार हैं, और राजनीति में आने से पहले वो राजनयिक रह चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र में महासचिव भी चुने गए थे। आपको ध्यान में होगा 2009 में जब वो राजनीति में आए तो उनका अपना वक्तव्य है कि राजनीति में आने से पहले भारतीय जनता पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस तीनों ने उनसे संपर्क किया था, लेकिन मैंने कांग्रेस में जाना सहजता अनुभव किया और इसलिए वो शुरू से कांग्रेस में रहे, इसलिए कांग्रेस के खिलाफ जाएंगे ऐसा मुझे नहीं लगता है। 2009 में जब वो केरल के तिरुवनंतपुरम से पहली बार लोकसभा चुनाव जीते, उसके बाद लगातार 4 लोकसभा चुनाव में वो वहां से सांसद रहे हैं, बड़े लोकप्रिय नेता हैं और कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं, लेकिन अपने बयान से वो हमेशा सुर्खियों में रहे हैं। 2009 में जब वो चुनाव जीतकर आए थे तो उस समय के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह और उनके नेतृत्व में वो विदेश राज्य मंत्री रहे। और आपको ध्यान में होगा कि 2010 में जब आईपीएल क्रिकेट जो कुछ मामला आया था उसमें शेयर का, तो उस पर जांच आयोग गठित हुआ था। उस समय शशि थरूर जी ने स्वेच्छा से त्यागपत्र दे दिया था और जांच प्रभावित नहीं हो, बाद में वो निष्पक्ष भी उस जांच से बाहर निकल करके आए और फिर पुनः 2012 में उनको मानव संसाधन मंत्री बनाया डॉक्टर मनमोहन सिंह ने और उनका कार्यकाल बड़ा अच्छा रहा है। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में सुधार लाने के लिए बहुत सारे ठोस कदम उठाए। तो शशि थरूर का अपना एक अलग व्यक्तित्व रहा है। वो विद्वान आदमी है, कई भाषाओं के ज्ञाता है, अंग्रेजी के वो जो है अच्छे जानकार हैं और समय समय पर जब 2014 में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो शशि थरूर जी उनके निकट रहे हैं। निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी जी के संपर्क में रहे हैं शशि थरूर जी और नरेंद्र मोदी जी ने उन पर विश्वास भी किया है। आपको एक घटनाक्रम में याद दिलाऊंगा, मुंबई बम कांड हुआ था और उसमें जो मुख्य रूप से जो उस लश्कर तैयबा जो है जो उग्रवादी संगठन है उसके कमांडर जकी उर रहमान लखवी, और जकी उर रहमान लखवी को रिहा कर दिया गया था और उसके खिलाफ जो है सरकार की ओर से एक बयान तैयार करने में नरेंद्र मोदी ने शशि थरूर जी का मदद लिया था और शशि थरूर जी ने जो है स्वेच्छा से उस कार्य को भलीभांति संपन्न किया और पूरे दुनिया में उनकी चर्चा हुई थी। तो समय समय पर नरेंद्र मोदी जी ने शशि थरूर जी का काफी जो है सहयोग भी मिलता रहा है और नरेंद्र मोदी जी से शशि थरूर जी प्रभावित भी रहे हैं। 2022 में जब अभी जो कांग्रेस के आपके अध्यक्ष हैं और शशि थरूर जी को हरा करके, हाँ बोलिए प्रदीप जी। मल्लिकार्जुन खड़गे हैं अभी अध्यक्ष। मेरा कहना है निशित जी, हाँ, मेरा कहना है कि आपके अनुसार शशि थरूर अटल बिहारी वाजपेयी की परंपरा के राजनेता हैं। जब नरसिम्हा राव जब प्रदेश के प्रधानमंत्री थे और पाकिस्तान ने कश्मीर के मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में प्रस्ताव पेश कर दिया था, तो नरसिम्हा राव ने जो भारतीय प्रतिनिधिमंडल जो पाकिस्तान के आरोपों का जवाब देने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद में गया था, उसका नेतृत्व वाजपेयी ने किया था। फिर वाजपेयी के कार्यकाल में भी एक ऐसे ही मौके पर
वाजपेयी की सरकार ने फारूक अब्दुल्ला को भेजा था, ठीक है, आपको याद होगा। तो उसी तरीके से जब इस बार शशि थरूर को भेजा गया तो शशि थरूर ने अपने बयान में कहा कि अगर हम कभी सरकार, देश का काम करना और पार्टी का काम करना दोनों में अंतर होता है, दोनों के बीच एक गैप रखना चाहिए। तो शशि थरूर का अपना व्यक्तित्व है, उसी प्रकार जिस प्रकार से अटल बिहारी वाजपेयी का व्यक्तित्व था। अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में कहा जाता था कि अटल बिहारी वाजपेयी का कद कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के कद से बड़ा था। वाजपेयी ने खुद भी कहा था, इस बात को काउंटर किया था एक समय में, लेकिन राजनीतिक क्षितिज पर माना जाता था कि वाजपेयी का कद कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से बड़ा था। जो भारतीय जनता पार्टी को नहीं भी पसंद करते वो भी अटल बिहारी वाजपेयी को पसंद किया करते थे। तो शशि थरूर भी कांग्रेस पार्टी में एक ऐसा ही चेहरा है जो कांग्रेस को समर्थन नहीं करते, लेकिन फिर भी शशि थरूर की विद्वता, उनके राजनयिक कौशल और उनके और कुछ ऐसे गुण हैं जिनके कारण कांग्रेस को नहीं चाहने वाले लोग भी शशि थरूर को चाहते हैं। तो निष्कर्ष यही है हमारा आज कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को राहुल गांधी के लिए एक धरोहर है शशि थरूर, वो लायबिलिटी नहीं है। कैसे राहुल गांधी ऐसे धरोहरों को अपनी पार्टी में सुरक्षित रख पाए, ये सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। दूसरा इसी चर्चा को हम आगे बढ़ाते हुए एक और सवाल लेते हैं इसी में निशित जी, कि क्या आप चूंकि वहां की जो डेमोग्राफी है केरल की, जिसमें लगभग 50% आबादी जो है मुसलमानों की और ईसाइयों की है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी जैसे हिंदू राष्ट्रवाद की बात करती है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी के वहां पर कभी सत्ता में आने की संभावना आप देखते हैं क्या? देखिए प्रदीप जी, अभी तो दूर दूर तक ऐसी कोई संभावना दिखाई नहीं पड़ रही है। हालांकि पिछले लोकसभा चुनाव में बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा भारतीय जनता पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी का जनाधार भी बढ़ा है, और इसलिए ये कहना कि जो है भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी ऐसा तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन जनाधार बढ़ा है तो निश्चित रूप से कुछ जो है उसमें सकारात्मक परिवर्तन होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और चुनाव के बाद जैसे आपने कहा कि शशि थरूर जी कांग्रेस से बाहर होकर के भारतीय जनता पार्टी के साथ जा करके, तो ये अभी प्री अलायंस कुछ नहीं कहा जा सकता। चुनाव के बाद जो समीकरण बनेगा उसमें शशि थरूर की महत्वपूर्ण भूमिका होगी, क्योंकि शशि थरूर जी राहुल गांधी के आंखों में खटक रहे हैं। अभी जो ये पहलगाम आतंकवादी हमला हुआ और उसके बाद जो भारत के द्वारा उसका जवाबी कार्रवाई हुई, ऑपरेशन सिंदूर हुआ, चलाया गया, और उसके बाद विदेशों में जो आउटरीच कार्यक्रम हुआ, भारत सरकार के यूएस और पनामा प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व शशि थरूर जी ने किया। कांग्रेस को ये बहुत नागवार गुजरा। राहुल गांधी ने इसका एक तरह से विरोध किया था, लेकिन शशि थरूर ने इसे महान सम्मान और कर्तव्य का विषय करार दिया था। कांग्रेस ने शशि थरूर के शामिल होने पर बड़ी नाराजगी जाहिर की थी, लेकिन शशि थरूर ने कहा कि देश पहले है, राष्ट्र पहले है, और इसलिए वो पार्टी लाइन से बाहर जाकर के भी उन्होंने इस दायित्व का निर्वाह किया। तो शशि थरूर जी कांग्रेस में खटक रहे हैं, राहुल गांधी के नजरों में वो जो है विश्वास पात्र नहीं है, लेकिन प्री पोल जो कहा जाए कि चुनाव से पहले कोई घटनाक्रम और इस प्रकार का कोई बड़ा परिवर्तन, वो कांग्रेस से बाहर जाएंगे, ऐसा कोई आकलन या अंदाजा लगाना मेरे ख्याल से सही नहीं है। लेकिन चुनाव के बाद जो परिणाम आएगा उस परिणाम में शशि थरूर की महत्वपूर्ण भूमिका होगी, और शायद वहां की जनता की जो आकांक्षा है, शशि थरूर जी को मुख्यमंत्री के रूप में वहां की जनता देखना चाहती है। और उस स्थिति में जब कांग्रेस जो है शशि थरूर जी को दरकिनार करना चाहेगी, तो हो सकता है कि कुछ दूसरा परिणाम देखने को मिले और शशि थरूर जी एक डिसाइडिंग फैक्टर के रूप में सरकार बनाने में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद निशित जी। हम लोग जितने जटिल विषय को इतने आसान शब्दों में आपने समझाने का प्रयास किया, दर्शकों को भी बहुत मजा आया होगा आज के इस विश्लेषण में। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम किसी अगले टॉपिक पर, अगले मुद्दे पर पुनः आपसे मिलेंगे।
और दूसरा एक आग्रह दर्शकों से भी है कि अगर आपको हमारा विश्लेषण निष्पक्ष लगता है ऐसा कि हम लोग किसी सत्ता पक्ष न विपक्ष एक निष्पक्ष विश्लेषण लेकर आपके समक्ष आते हैं और हमारा विश्लेषण आपको पसंद आता है तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।